हैं। IMF की जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट सामने आई है उस पर हम बात कर रहे हैं। और शहबाज, ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट जब आई है तो अगले महीने और शुरू में ही नया बजट भी आ जाएगा, और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो बजट आ रहा है तो वो IMF की अप्रूवल से होगा। तो नए इकदाम भी जो IMF ने पाकिस्तान को करने के लिए कहे हैं, वो कौन से मेजर्स हैं जो हम आगे बजट में लेने जा रहे हैं? इसमें जैसे भी बताया ना कि 430 अरब रुपए के इकदाम वफाकी हुकूमत ने करने हैं, जिसमें 215 अरब के नए टैक्सेस हैं और 215 अरब इनका जो इन्फोर्समेंट ऑडिट से, प्रोडक्शन लाइन्स की मॉनिटरिंग से, ई इनवाइसिंग से, इन चीज़ों से। बल्कि ई इनवाइसिंग से मुझे एक बात याद आ गई, आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल एक लगाया हुआ है इन्होंने, टीयर 1 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर के पॉइंट ऑफ सेल है, कोई 13,000 उसमें है रजिस्टर्ड अभी तक हुए हैं, या 35-36 हज़ार टोटल स्टोर्स हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल जो स्कीम है वो नाकाम हो गई है। पॉइंट ऑफ सेल को अब ये कन्वर्ट करने जा रहे हैं ई इनवाइसिंग के अंदर, विच इज अ गुड थिंग। चले आप उसको अगले स्टेज पे लगे, बट जो इसमें मैं चीज़ हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ये फर्क क्या है? मतलब वो इन बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इनका वो होगा। असल जो कैच है इसके अंदर, चूंकि सारी गलती अगर रुपया तो मुक दी है ना, हर एक रसीद जो दुकानदार जनरेट करता है कंप्यूटराइज्ड, उसके ऊपर आप 1 रुपया एक फीस देते हो, वो फीस FBR को जाती है, और FBR उस 1-1 रुपया पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके वो करोड़ों में साल का टैक्स बनता है, जो आपको महसूस नहीं होता कि 1 रुपया, चाहे 5 रुपए की रसीद है खरीदारी है या 5 लाख की है, 1 रुपया तो उसने लेना है आपसे। तो मैं यहाँ पे एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जब POS को आप खत्म करने जा रहे हैं इफेक्टिवली, तो 1 रुपए की जो रसीद के ऊपर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये छोड़ेंगे? आप कहने के तो 1 रुपया, लेकिन मैंने बता दिया इसके पीछे हजार करोड़ों रुपया और कहाँ कहाँ खर्च होता है उसकी डिटेल भी हम कहें तो शेयर कर देंगे, गाड़ियों में कैसे, फ्यूल में और बाकी जगहों पे ये जाता है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये तो किया चीज। दूसरा इसके अंदर जो बजट है ना कामरान अगले साल का, वो भी IMF ने नंबर्स भी उसके बाय एंड लार्ज तय हो गए हैं। 19-20 का फर्क होगा, कैबिनेट कुछ अपना डिस्क्रिप्शन यूज करे, कुछ हुकूमत के अपने जो मसाइल होते हैं सियासी इत्तेहादी जमातों के, उसमें ऊपर नीचे चीज हो सकती है। अगले माली साल के जो बजट है उसका जो हजम होगा कुछ 17,100 अरब रुपए का होगा, जो इस साल के ओरिजिनल से कमोबेश उसके बराबर है, लेकिन रिवाइज बजट से ये कोई 9% या कोई 1400 अरब रुपया ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये क्यों, इसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है? एक तो ये कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है। अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी वो रेट आपका जो 22% पे रहता, तो ये जो अभी 17,000 का बजट है ये 19,000 या इससे भी ज्यादा हो चुका होता है। तो एक तो ये चीज। दूसरा डिफेंस जो आपका भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में नंबर दिया, वो मुझे कोई नंबर को इतना समझ नहीं आ रही उस नंबर की। इस साल का जो दिफा का बजट है हमारा कोई 2560 अरब रुपए के करीब है। अगले साल का ये कह रहे हैं कोई 2665 अरब रुपए, उसमें सिर्फ कोई 101 अरब रुपए की इंक्रीज दिखा रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि आपका थ्रेट लेवल है पिछले साल के लेवल है वो ज्यादा है। अफगानिस्तान फ्रंट आपका एक्टिव है, इंडिया फ्रंट एक्टिव है, ईरान की वजह से आपको हाइटेंड सिक्योरिटी अपने एरिया में भी रखनी है, तो आपकी एयर शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनल जो सिक्योरिटी इंटरनल का सिक्योरिटी का बजट थोड़ा सा वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अलग वजारत दाखिला देती है, अदर देन जो मिलिट्री होती है ना आपकी जो रेंजर्स हैं, ये कोस्ट गार्ड्स वगैरह। तो ये एक नंबर है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नंबर की अब मैं क्विकली जो है ना, क्योंकि आप बजट के नंबर थोड़े दे ही रहे हैं, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, बजट में उनको यही एक आस होती है, क्या इस बजट में अभी तक कुछ खबर है, कुछ एक तो कोई ज्यादा हाई होप्स ना रखें। अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं, हम हतमी तौर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आमतौर लास्ट मिनट में फिर वो प्रेशर होता है, पॉलिटिकल फैसला होता है, तो बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं है मेरा ख्याल। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि काबीना की या वजीर आजम ये ख्वाहिश होगी, क्योंकि जो महंगाई का लेवल है, जिस तरीके से बुरी तरह सबसे ज्यादा जो तबका पिसा है ना वो तनख्वाहदार है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या मेरे और आप जैसा जो कैमरामैन हमारे बैठे हुए जैसे लोग हैं, हम लोग ज्यादा पिसे हैं। तो हमें तो वैसे प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दे, हमारी क्या तनख्वाहें बढ़नी है क्या नहीं बढ़नी, सरकार के जो मुलाजमीन होते हैं उनको तो ये होप होती है कि उनकी सैलरी। और आपने ये जो बात की है ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से और फिर जो बाकी हालात हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो IMF रिपोर्ट का जिस हिस्से का जिक्र करना है वो ईरान और अमेरिका की जो जंग है, और उसके हवाले से भी IMF ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि ये जो जंग है किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकती है, महंगाई में किस तरह से इजाफा हो सकता है। IMF की जो स्टाफ लेवल की रिपोर्ट है उस पर बात कर रहे हैं। और शहबाज, ज़ाहिर है कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और जो ईरान अमेरिका की जंग है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऑलरेडी जो तेल की कीमतों की सूरत में जो नुकसानात या इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर IMF जो है वो खबरदार कर रहा है कि अगर ये जंग जो है तूल पकड़ती है, ऑलरेडी ज़ाहिर एक स्टैंड ऑफ तो है, उससे आपकी मईशत पहले ही कौन सा इतनी चल रही है, फर्दर स्लो होगी उसकी जो ग्रोथ है,
और जो इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा होगा, तो क्या प्रोजेक्टेड सिनेरियोज हैं IMF ने जो पेश किए और कितने देखिए इस साल गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही इसके ऊपर कल इंशाल्लाह डिटेल प्रोग्राम करेंगे। मैंने इसको छोड़ दिया, उसमें सरकारी नताइज तो आ चुके हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। बट जो अभी फोरकास्टिंग IMF की है वो इनिशियली तो कोई इतनी बुरी नहीं है। अगर ये चीज़ अभी फौरी ख़त्म हो जाती है तो मैनेजेबल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती, जिसको IMF कहता है कि एडवर्स के सिनारियो, तो 5-6 बड़े खदशात जो IMF ने है वो रिफ्लेक्ट किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें एक दो तीन चीज़ें जिसका हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है गल्फ की वजह से। एक तो ये है कि आपकी जो गैर मुल्की तरसीलात ज़ार हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज, IMF ने इस पर 2 चीज़ें की जो हम सब पहले इस पर बात भी कर चुके, क्योंकि IMF कहता है उसका वजन बढ़ जाता है। उसने कहा जी कि अगर ये मामला बढ़ता है मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट का, तो पाकिस्तान की गैर मुल्की तरसीलात ज़ार मुतासर हो सकती है 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि आपके वर्कर्स वहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, जंग है वहाँ पर भी नॉर्मल चीज़ें नहीं रही हैं गल्फ के अंदर, और गल्फ से पाकिस्तान को 55% जो पूरी इनको रेमिटेंसेज मिलती है ना, अगर $40 अरब आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो $40 अरब का 55% कोई 21-22 अरब डॉलर वो सिर्फ गल्फ से आपको, या $24 अरब के करीब आपको गल्फ से आता है। नंबर 1। नंबर 2 जी, अगर पाकिस्तान के वर्कर्स उन्होंने वहां से वापस भेजना शुरू कर दिए, ये बहुत अहम है। अगर किसी एक मुल्क ने भी किसी वजह से, मुआशी वजह से, सियासी वजह से पाकिस्तान के वर्कर्स वापस भेजे, तो दैट विल बी अ डेंट। IMF ने तो किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया जी, अगर वहां पे काम मुतासर हुआ या पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस आना शुरू हो गए, बेचैनी लफ्ज़ हो गए, वापस आना शुरू, तो इसकी वजह से आपकी रेमिटेंस, अब रेमिटेंस अगर इफेक्ट होती है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही नहीं रही, एक्सपोर्ट्स तो मनफी में जा रही है, कोई $2.25 अरब कम हो गई है पहले 10 माह में, और हुकूमत पता नहीं किस चीज़ के शादियाने हैं जो वो बजा रही है, तो फिर वी विल बी इन अ सीरियस ट्रबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिर क्राइसिस, जिसका मतलब यह फिर एक और IMF प्रोग्राम। नंबर 1। नंबर 2, जो एक और उन्होंने बात कही कि गल्फ से कमर्शियल, फॉरेन कमर्शियल लोन भी पाकिस्तान लेता है, 3 जगहों से लेता है। एक तो इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से इनका, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई भी है और लंदन भी है, फिर चाइना, और फिर जो कुछ गल्फ बेस्ड एमिरेट्स और NDB, मेरा ख्याल इस तरह की 2-3 बैंक्स हैं उनकी, वो पाकिस्तान को फॉरेन कमर्शियल लोन्स देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स हैं पाकिस्तान के, ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कैपिटल फ्लाइट, अब बहुत सारा पाकिस्तान में पैसा जो है ना स्टॉक मार्केट में, या एक और कर्जे का एक और नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जिसको बड़ा आजकल प्रोपोगेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, पता नहीं क्या कारनामा हो गया, वो हाईली एक्सपेंसिव लोन है, वो उससे पैसा बाहर भी जा सकता है। तो ये उनका तीसरा कंसर्न। जो 2-3 लोगों के कंसर्न ज्यादा होते हैं, महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर तो फौरी खत्म हो जाता है तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 8.5% के आसपास इन्फ्लेशन आपकी रह जाएगी, आखिरी क्वार्टर में 10% तक जाएगी, जो ऑलरेडी जा चुकी है अप्रैल में, और उसके बाद ये मैनेजेबल है। बट अगर ये चीजें इसी तरह चलती हैं तो एवरेज इन्फ्लेशन फिर अगले माली साल में कोई 10% के करीब होगी। तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन 10% है तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपका फिर 14-15% के आसपास तो जाएगा। ये कंसर्निंग चीज है, क्योंकि उन्होंने कहा उसकी वजह वही एनर्जी प्राइसेस आपकी, और फिर जो उसका इंपैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इंपैक्ट भी आता है। GDP ग्रोथ इस साल तो उन्होंने कहा जी कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगले साल एडवर्स के सिनारियो में कोई पाकिस्तान की GDP ग्रोथ फिर कोई 2.5-2.6% के करीब जो है हमें वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल उनकी जो एक समरी उनकी जो बनती है ना वॉर इम्पैक्ट की, वो ये बनती है। और वेरी क्विकली ये तो ज़ाहिर है कि एक रियल पिक्चर है, तो इसको बेस बनाते हुए क्या जो IMF पाकिस्तान के ऊपर शराइत आयद कर रहा है, तो उसमें कोई कुशन छोड़ा है कि अगर एडवर्स केस सिनेरियो के अंदर कोई कुशन, कोई इस तरह की पाकिस्तान के लिए के बेनिफिट ऑफ डाउट के जी देखें, अगर गैर मामूली हालात है तो वहां पर फिर गवर्नमेंट जो है कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ दे सके, या वो जो उनका एक सिक्का राजुल वक्त है जो फिक्स एक फार्मूला है, उस पर उन्होंने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है रिपोर्ट के अंदर। जर्नलिस्टिक, हम जरा लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, और थोड़ा सा उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बावजूद इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस जो भी, जो कि जंग की वजह से हैं, और बावजूद पाकिस्तान में ग्रोइंग कंसर्न, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान में बढ़ते हुए खदशात हैं किस चीज के, कि आपकी गुर्बत बढ़ रही है और आपकी यहाँ पे जो GDP ग्रोथ है वो कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान जिस सीधे रास्ते, उनके लिए सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पे चल रहा है, जिसमें आपने एक्सटर्नल बफर्स, मतलब ये कि आपके गैर मुल्की ज़र में बात के ज़खायर आपने बढ़ाने हैं, आपने इम्पोर्ट्स कोई हद तक कनेक्ट, और बाकी फिस्कल जो आपकी पब्लिक फाइनेंसेस मैनेजमेंट, मतलब ये कि टैक्सेस और ये सारी चीजें टाइट किस्म का कंट्रोल उन्होंने रखो तुसी